इस विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, जब भी भारत की स्वतंत्रता की बात होती है ना, तो ध्यान अक्सर शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों पर ही जाता है। लेकिन इतिहास का एक और पन्ना भी है, एक ऐसा रास्ता जो सीधे टकराव और सशस्त्र संघर्ष की बुनियाद पर खड़ा था। आज हम उसी बेखौफ, वैकल्पिक और बेहद शक्तिशाली आंदोलन की कहानी को गहराई से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जरा इस विचार पर गौर करते हैं। सैंडर्स की घटना के बाद लाहौर की दीवारों पर HSRA के पोस्टर लगे थे और उन पर ठीक यही शब्द लिखे थे, क्रांति की वेदी पर बलिदान अनिवार्य है। मतलब जरा सोचिए उस दौर के युवाओं के संकल्प को। ये महज एक पंक्ति नहीं है, ये उस पूरे रास्ते पर चलने वालों की दृढ़ मानसिकता और उनके उग्र वैचारिक संकल्प का एक बहुत ही सटीक प्रमाण है। अब इतिहास में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। सोचिए, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा हो, पूरे देश की ऊर्जा और भावनाएं अपने एकदम चरम पर हों, और फिर अचानक उस आंदोलन को रोक दिया जाए, तो वो जो विशाल ऊर्जा है वो आखिर जाती कहाँ है? इस कालक्रम से वो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 1922 में जब चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई, तो महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने बहुत से युवा और कट्टर राष्ट्रवादियों को बुरी तरह हताश कर दिया। गया कांग्रेस में इसका कड़ा विरोध भी हुआ। और जानते हैं, इसी हताशा और राजनीतिक शून्यता के बीच से एक नई दिशा ने जन्म लिया, जिसका परिणाम था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन। भाग 1, HSRA का जन्म और वैचारिक टकराव। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में इसका नाम सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, लेकिन भगत सिंह की मजबूत विचारधारा और रूसी क्रांति के गहरे प्रभाव के कारण दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई उस ऐतिहासिक बैठक में इसके नाम में सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनका घोषणा पत्र, जिसे द रेवोल्यूशनरी कहा गया, वो केवल राष्ट्रवाद या अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसमें एक पूरा का पूरा सामाजिक आर्थिक विजन था। वे साम्राज्यवाद के सख्त खिलाफ थे, पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे, और उनका अंतिम लक्ष्य था इंसान द्वारा इंसान के शोषण को जड़ से खत्म करके मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापित करना। इतिहास के इन दो दिग्गज दृष्टिकोणों का आमना सामना देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिन्होंने द कल्ट ऑफ द बॉम्ब लिखकर क्रांतिकारी तरीकों की तीखी आलोचना की। उनका मानना था कि हिंसा से आखिरकार समाज का ही नुकसान होता है। इसके ठीक जवाब में HSRA की तरफ से भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा। उन्होंने पूरी बौद्धिक गहराई के साथ तर्क दिया कि सशस्त्र संघर्ष कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वो अहिंसक प्रयासों का ही एक पूरक है। खैर, ये वैचारिक बहस बहुत जल्द जमीनी कार्यवाही में बदल गई। 1928 में साइमन कमीशन के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनका निधन हो गया। इस बात ने क्रांतिकारियों को हिलाकर रख दिया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस अध्यक्ष जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाया, लेकिन गलती से जॉन पी सैंडर्स को गोली लग गई। और इसके बाद जो हुआ वो किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं है। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके, लेकिन ये बम खाली जगहों पर फेंके गए थे जिनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उनके पर्चे पर साफ लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए। उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग 2, बिहार के क्रांतिकारी देशभक्त और कैसे ये आग जमीनी स्तर तक फैली। इस तरह के राष्ट्रीय आंदोलनों की बारीकियों और क्षेत्रीय परतों को सामने लाने का असली श्रेय ऐसे अकादमिक शोधों को ही जाता है। इस शोध से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी न जाने कितनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को असल ताकत दी। उदाहरण के तौर पर बिहार से जुब्बा सहनी की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ही ले लीजिए। एक गरीब मछुआरे के परिवार से आने वाले जुब्बा सहनी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में काफी सक्रिय थे। जब मीनापुर पुलिस स्टेशन के बाहर एक अंग्रेज अधिकारी वॉलर की गोली से उनके भाई की मौत हो गई, तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। भयंकर आक्रोश में आकर जुब्बा सहनी ने उस अधिकारी को सीधा जलती हुई आग में झोंक दिया। लेकिन रुकिए, कहानी की असली महानता यहाँ अदालत में दिखती है। जब मुकदमा चला तो जुब्बा सहनी ने जज के सामने निडरता से कहा कि वॉलर को मैंने मारा है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली।
और ऐसा करके उन्होंने अपने 56 अन्य क्रांतिकारी साथियों को फांसी के फंदे से बचा लिया। यह सच में त्याग की एक अद्वितीय मिसाल है। इसी क्षेत्र से एक और बहुत बड़ा नाम आता है योगेंद्र शुक्ल का। तिरहुत षड्यंत्र में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और सबसे हैरान करने वाला तथ्य तो ये है कि चंपारण के बेतिया के घने जंगलों में योगेंद्र शुक्ल ने ही छुपकर भगत सिंह को रिवॉल्वर चलाने की ट्रेनिंग दी थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को दर्शाती है कि उस वक्त के क्रांतिकारी कितने चतुर थे। राम विनोद सिंह को ही देख लीजिए। दिन के उजाले में वो गांधी कुटीर नाम का एक खादी केंद्र चलाते थे, एकदम शांतिपूर्ण और अहिंसक काम। लेकिन रात होते ही वही जगह एक अंडरग्राउंड क्रांतिकारी अड्डे और बम बनाने के कारखाने में बदल जाती थी, बिल्कुल एक दोहरे जीवन की तरह। पर इस रास्ते पर खतरे भी कम नहीं थे। क्रांतिकारी आंदोलन में विश्वासघात की कीमत बहुत भयानक होती थी। जब फणींद्रनाथ घोष नाम के एक मुखबिर ने अंदर की जानकारी देके धोखा किया, तो बैकुंठ शुक्ल ने कसम खाई कि वो इसका बदला लेंगे। 1932 में उन्होंने उस मुखबिर को मार गिराया, जिसके लिए आखिरकार उन्हें गया जेल में फांसी दे दी गई। भाग 3, आज़ादी की कीमत और इन क्रांतिकारियों की विरासत। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि इस सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिश हुकूमत से उन्हें कोई रहम नहीं मिला। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, आज़ाद ने एल्फ्रेड पार्क में आखिरी दम तक लड़ते हुए खुद को गोली मार ली, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने सेल्युलर जेल की यातनाओं के बाद टीबी से अपनी जान गंवा दी। और बिल्कुल यही बात क्षेत्रीय नेताओं पर भी लागू होती है, चाहे पंजाब के भगत सिंह हो या बिहार के जुब्बा सहनी और बैकुंठ शुक्ल। शहादत का पैमाना सबके लिए एक जैसा ही था। इन सभी ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों और अपने देश के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। इन शहादतों के साथ ही इस संगठित आंदोलन का पतन शुरू हो गया। 1929 तक लगभग सभी बड़े नेता सलाखों के पीछे थे। 1931 में फांसी और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु ने इस संगठन को पूरी तरह नेतृत्व विहीन कर दिया। हाँ, क्षेत्रीय गुटों ने कुछ सालों तक इस लॉ को जलाए रखा, लेकिन आखिरकार 1940 आते आते ये संगठन आधिकारिक रूप से भंग हो गया। संगठन भले ही भंग हो गया हो, लेकिन उनका असर कभी खत्म नहीं हुआ। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है। पंजाब की फिरोजपुर बॉम्ब फैक्ट्री आज एक राष्ट्रीय स्मारक है। आज़ादी के बाद कई जीवित क्रांतिकारी देश की संसद तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, उनकी बेखौफ विचारधारा ने ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक जबरदस्त ऊर्जा फूंक दी थी। ये हमें याद दिलाता है कि आज की आज़ादी कितने अलग अलग और कठिन संघर्षों की नींव पर खड़ी है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। इतिहास अपनी किताबों में अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान विचारकों और इन सशस्त्र क्रांतिकारियों के उस पूर्ण व निस्वार्थ बलिदान के बीच तराजू को कैसे संतुलित करता है। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा जटिल और शानदार पहलू है जिस पर निरंतर विचार करना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।